चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज फिर मूड माहौल ख़राब ही रहा, सेल ऑफ काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आज अगर आप फ्रंटलाइन इंडेक्स को देखेंगे तो शायद वहां पर इतना सेल ऑफ आपको ना दिखाई पड़े। दो वहाँ पर भी बिकवाली थी, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स में निफ्टी हो, लेकिन उसके सामने आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में एटलीस्ट निफ्टी बैंक तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन आज मेजर जो सेल ऑफ आपको दिखेगा या जो रियल सिचुएशन है मार्केट की, वो आपको शायद आपके पोर्टफोलियोज़ में दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे डीप कट दिखा होगा। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों बहुत तेज़ी से नीचे आया। 3% के आसपास की बिकवाली आज स्मॉल कैप इंडेक्स में रही और करीब करीब 2-2.25% के आसपास की बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से अगर देखेंगे तो आज के मार्केट्स में करीब करीब 128 ऐसे शेयर थे जो कि आज लोअर साल के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। रफली 450 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज लोअर सर्किट पर लगे हैं, जिनमें आपको मेजरली ए कैटेगरी के स्टॉक्स पे दिखाई पड़ेंगे करीब 7 स्टॉक, बी कैटेगरी के स्टॉक्स में दिखाई पड़ेंगे करीब 70 स्टॉक्स, टी कैटेगरी के स्टॉक्स में दिखाई पड़ेंगे करीब 50 स्टॉक। तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स में हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि अलग अलग वे में निचले स्तरों के आसपास ही पहुंचते दिखाई पड़े। सबसे ज़्यादा आज जो कार्नेज था वो था आईटी। ऑब्वियसली आजकल दिन पर दिन हर सेक्टर की दिन आ रहे हैं। तो पहले मेटल का दिन था जब तेज़ बिकवाली रही, फिर डीवी स्लैब की वजह से पूरे फार्मा में बिकवाली और डीवी स्लैब लगातार तीसरा दिन जबकि आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके बाद आज आईटी का नंबर आया, क्योंकि आईटी ने वो नमूरा का डाउनग्रेड, फिर क्रेडिट स्विस का एक डाउनग्रेड जो आया, उसके बाद एक बिकवाली का दौर यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर सेल ऑफ टीसीएस जैसे शेयरों में आज करीब करीब 3% तक का फॉल हमने देख लिया। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, माइंट्री, एलएनटी टेक, इन सब में एक हैवी कार्नेज, हैवी सेल ऑफ आज के सत्र में देखने को मिला। ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू भी है, लेकिन नियर टर्म में शायद सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है। शुगर लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली, वो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ख़राब होने की खबर और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल नहीं था। वैसे भी शुगर स्पेस जो है वो तेज़ी की तरफ था और साइक्लिकल प्ले है, जिसको पिच किया जा रहा था बतौर सिक्योलर ट्रेंड, लेकिन वो है साइक्लिकली ऑब्वियसली बात है, तो उसका एक इम्पैक्ट अब वापस देखने को मिल रहा है। तो साइक्लिकल के दोनों प्लेयर, चाहे वो मेटल हो या शुगर हो, दोनों में कुछ हद तक प्रेशर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, इसके अलावा आज हैवी सेल ऑफ था टेक्सटाइल स्पेस में, हैवी सेल ऑफ थे एंसिलरी सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो टेक्सटाइल हो, जितने भी ये साइक्लिकल मूव वाले सेक्टर थे सब में तेज़ बिकवाली थी। खरीदारी थी आज आईटीसी के अंदर, एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। फिर से एक बार आईटीसी, पूरा इंश्योरेंस आज तेज़ी में था। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे नाम जो कि आज तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज पेंट स्पेस हैवी सेल ऑफ में था। एशियन पेंट्स ऑब्वियसली आज 6% के आसपास टूट कर बंद हुआ, 6 नहीं 7-7.5% तक टूट के बंद हुआ। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पीडी लाइट कह रहा हूँ, एक्जो नोबल या फिर इंडिगो जैसे पेंट की कंपनियां जहां पर आज तेज़ बिकवाली बनते दिखाई पड़ी, और वो ग्रासिम की केपेक्स बढ़ाने की खबर, जिसका एक इम्पैक्ट स्पेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग थीम्स, अलग अलग सब सेक्टर जहाँ पर हैवी सेल ऑफ आज मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है, अमर राजा एंड क्रॉम्पटन। निखिल साहब, अमर राजा, इनफैक्ट ये सिंह साहब का भी सवाल है। सिंह साहब, अमर राजा केस में 2-3 चीज़ें हाल फिलहाल में मैंने नोटिस किया है। पहला, एक तो एशिया लगातार बिकवाली में चल ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो इनके एक प्लांट के अप्रूवल आंध्र प्रदेश वाले को लेकर पेंडिंग हैं चीज़ें। ये जो गाडा साहब हैं कंपनी के चेयरमैन, उन्होंने अभी ये डावोस में एक इंटरेक्शन में ये बात बोली थी कि वो अवेट कर रहे हैं सिचुएशन की ईज़ आउट होने की, और वो सिचुएशन अगर ईज़ आउट होती है तो कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि ईवी स्पेस में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, नई छोटी छोटी कंपनियों को ख़रीदा भी उन्होंने, लेकिन बिज़नेस सिनेरियो में और स्टॉक के सिनेरियो में अंतर दिखेगा। तो वो मार्केट अभी रीड कर रहा है, इसकी वजह से प्रेशर में है। ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर है और पीक पी भी 15 था, आज का पी भी 11 है। तो करेक्शन के बाद भी कोई बहुत फायरवर्क की उम्मीद तो नहीं है। लेट्स सी, मतलब अगर है किसी पास तो बने रहना ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट नया एंटर अभी ना करें स्पेस के अंदर, और पुरानी पोजीशन के अंदर एटलीस्ट बने रहना वो ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपके पास कैश का शेयर है, एफएंडो का शेयर तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कैश के शेयर में आप इस तरह की रणनीति रख सकते हैं। और मार्केट एक करेक्शन में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि ठीक है, सेल ऑफ पहली बार नहीं हुआ, मार्केट में पहले बहुत सेल ऑफ हुआ है। मतलब ये किसी ने भी 2-4 दिन पहले एक जोक में बोला था कि मार्केट अगर इसी रेट से टूटता रहा तो ज़ीरो हो जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन वो कभी होता नहीं है। ना कभी इस रेट से हमेशा टूटता रहेगा, ना हमेशा इस रेट से बढ़ता रहेगा। तो वो एक राइट साइज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, वो बस क्लीन हो रही है, लेकिन ये फ्रंट लाइन की क्लीन हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बस से डीप कट आ चुके हैं, रोज़ स्लाइस बाय स्लाइस निकल ही रहा है मार्केट। तो ठीक है, आप पेशेंस रखिए, भाव एटलीस्ट आपका आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, वरना डिविडेंड तो आ ही रहा है एटलीस्ट।
लिकर स्टॉक्स कैन क्रिएट वेल्थ लाइक TCS इन लॉन्ग रन। सर TCS का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, लिकर का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 1 2 उनका सेक्टर, इनका सेक्टर देख लीजिए, 3 आप इनकी पेडिग्री देखिए, उनके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स, इन दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है जिनको FMCG का वैल्यूएशन मिलता है, वो IT में है जिनको कैश की वजह से अच्छा वैल्यूएशन है और प्लस ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, इसलिए उनको सेफ बेट के तौर पे देखा जाता है। तो कोई दोनों का वो नहीं है, मैच नहीं है। और रही बात वैल्यू क्रिएशन की, तो अगर आप SIP वे में हैं ही मार्केट में, तो वैल्यू क्रिएशन तो किसी भी स्टॉक में हो सकती है। आउट ऑफ 10 अगर 2 शेयर भी चल गए आपके उस तरह के, तो 8 को तो कवर कर ही लेंगे वो अपने आप। सो लाइकवाइज कोई दोनों कंपैरिजन नहीं है लिकर स्टॉक्स और TCS का, लेकिन फिर भी दोनों सेक्टर अच्छे हैं और दोनों में अच्छी कंपनियां हैं। आप दोनों में जा सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो। ओके, DV स्लैब में जून एक्सपायरी कॉल। मुकुंद साहब, अगर आप मुझसे ये बार पूछते कि DV स्लैब कैश में लेने लायक स्टॉक है कि नहीं, या SIP में ऐड करने लायक स्टॉक है कि नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप आराम से ऐड कर सकते हैं। लेकिन F&O मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं छोटी अवधि के लिए मार्केट को ट्रैक नहीं करता, इसलिए मैं इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रही इसके लिए आप किसी बढ़िया जानकार से इसके ऊपर टिप्पणी या राय ले सकते हैं। अच्छा, KEI इंडस्ट्रीज़ एंड लाल पैथ लैब। अनिल साहब, KEI इंडस्ट्री भी बहुत भागा हुआ है और लाल पैथ लैब भी बहुत भागा हुआ है। इनफैक्ट लाल पैथ लैब तो अभी भी हायर डबल डिजिट में इसका मल्टीपल है, शायद 100 के आसपास का मल्टीपल अभी भी है इसका। मैं ये नहीं कहता कि ये मल्टीपल कभी नीचे 50 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक राइट साइज मल्टीपल बाजार देता है। आप कभी भी जब गूगल करेंगे तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन सा मल्टीपल आपको एक एवरेज मल्टीपल के तौर पे आप देखेंगे। यानी कि तेज़ी में और मंदी में इन दोनों सिनेरियो के बीच में एक ऐसा मल्टीपल आ जाता है जहाँ पे बाजार ज़्यादातर टाइम बिताता है। उसी मल्टीपल के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप एंटर कर सकते हैं। हालांकि लाल पैथ लैब की इतनी लंबी स्टोरी नहीं है, अभी 3 ही साल हुए लिस्ट हुए, और दूसरा ये हायर साइड पे शुरू से चल ही रहा है कोविड एंड ऑल की वजह से। तो ठीक है, थोड़ा अगर ईज आउट हो रहा है तो होने दीजिए। बड़े प्लेयर में अगर आप जाना चाहते हैं तो लाल पैथ लैब सबसे बड़ा प्लेयर है। सेकंड लार्जेस्ट में आप मेट्रोपोलिस एंड थायरोकेयर, और इनमें भी स्टेक सेल की बातचीत लगातार चली रही है, तो अभी कुछ भी इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन ये दोनों ही अपने मल्टीपल्स के लिहाज से देखें तो हायर साइड पर है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। धामपुर, सर ये स्टॉक के बारे में पहले भी बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा गलत पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी टिप्पणी अभी वही है कि ये डबल डिजिट में मिलने वाला स्टॉक है। अगर इसकी पुरानी साइकिल देखी जाए तो मतलब 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, ये रेंज में हर कुछ सालों में आता है। अब पता नहीं ये ट्रिगर इसके लिए बनेगा बिकवाली का रीज़न, या ये जो बिकवाली चल रही है वो इसका रीज़न बन जाएगा डबल डिजिट में लाने के लिए, तो कहना मुश्किल है। लेकिन हायर साइड पर महंगा शेयर है, ये आपको बहुत ऊपर ट्रैप करता है। ये कमोडिटी साइकिल का एक प्रॉब्लम है, ये कमोडिटी साइकिल में कोई भी कमोडिटी प्ले में आप फंसे, साइक्लिकल शेयर में फंसे, तो आप ऊपर के लेवल पे अगर फंस गए तो आपको बहुत साल लग जाते हैं वापस उस भाव देखने में। लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं कि आप बेच के चले जाए। अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और डिविडेंड मिल रहा है तो आप बने रहिए, आपके पैसे का लगा हुआ शेयर है, कभी ना कभी भाव आ जाएगा। और वैसे मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, तो शायद मैं गलत पड़ गया तो बढ़िया है, 550 रुपये के ऊपर निकल जाए तो आप निकल भी सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर कॉल लेनी होगी। ओके, एशियन पेंट, शिवम साहब, आपको ये तो मतलब 42% मार्केट शेयर, 1.71 मिलियन किलो लीटर, और 17% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 90 का पी। ये 4 आंकड़े मुझे इसके याद हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी किस तरह का साइज़ है पहला, किस तरह के मार्जिन है दूसरा, लेकिन किस तरह का महंगा मल्टीपल है तीसरा। तो ये मल्टीपल से लड़ने का तरीका ये है कि आप उसको SIP वे में ऐड करते रहिए, ताकि वो मल्टीपल अगर सस्ता भी हो या नीचे भी आए तो आपको मिलते रहें धीरे धीरे। लेकिन इस तरह की साइज़ की कंपनी को ग्रासिम ओवरटेक कर ले या ग्रासिम आके एक बड़ा मार्केट शेयर खा ले, इतना आसान इतनी जल्दी एटलीस्ट नहीं होगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन सिनेरियो को एशियन पेंट भी जानता है कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए शेयर हैं तो आप उन्हें बेचिएगा नहीं कंसर्न देख के। अगर आपके पास SIP चल रही हैं उनकी तो भी आप घबराइएगा नहीं, SIP ही है, नीचे मिलेगा तो अच्छी बात है। SIP में डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड वॉर 2 से हिस्ट्री है, आप आराम से इसके अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ तो। ओके, टाटा स्टील के केस में सर एक ही चीज़ है कि भागा
और उसके बाद आपको ये दाम पर मिल रहा है। वो 1200-1400 के आसपास आया और वहाँ पे स्प्लिट की खबर आई, नंबर्स आए, पीक नंबर्स अपनी साइकिल की उन्होंने दिए उस समय पर, और उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो अभी तो ये नीचे आने का सिलसिला रहेगा, लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, कहीं 750, 600, 700, 800 रुपये की रेंज आ जाए, 150 रुपये पोस्ट एडजस्टमेंट आप मान के चलिए, 160, 170 पोस्ट एडजस्टमेंट मान के चलिए, अगर मिल जाए तो ऐसी कोई बुरी डील भी नहीं है। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, 32 मिलियन टन के आसपास की स्टील कैपेसिटी है, 8 मिलियन टन की नई कैपेसिटीज़ ऐड करने जा रहा है, और रीडेवलपमेंट कभी यूरोप में वापस रिवाइव होगा तो ये कंपनी के लिए एक बढ़िया डिमांड आएगी। वो जो यूक्रेन रशिया में स्टील रीडेवलपमेंट की बातचीत हो रही है, तो एज ऑफ नाउ तो कंपनी में इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइस जो है वो थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा कि आपने साइकिल के अपर एंड पे एंटर किया, दोबारा कितने टाइम में वो साइकिल मिलती है उस पर नज़र नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिल का जो टर्निंग रेशियो है ना, वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। जो 10-10 साल में या 5-5 साल में साइकिल घूमती थी, वो शायद अब 2-2 साल 3-3 साल में घूम जाए। तो अभी देखते हैं आगे कैसे मूव करता है मार्केट, लेकिन अभी के प्राइस फॉल को आप रीज़न मत बनाइए किसी भी तरह की कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, ऐसे फॉल्स आते रहते हैं मार्केट में। ओके सर, 1 साल से ऊपर रिटर्न कुछ दिन में ख़त्म हो गया, ये तो मार्केट ये गलत बात है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जुबिलेंट फूड। सुमित साहब, ऐसा ही होता है, अगर आप हमेशा तेज़ी नहीं रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो आपने कोई भी शेयर लिया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे गेंस जाएंगे ही, फिर नीचे आएगा, आप थोड़ा और ऐड करेंगे, फिर वापस आप जब दोबारा तेज़ी आएगी स्टॉक में तो आपके पास क्वांटिटी बड़ी होगी। ये भी तो आप आइडेंटिफाई करिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ एक लेवल तक जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा राइट साइज़ होगी, स्टेबल होगी, उस रेंज में घूमेगी, फिर उस रेंज के बाद उसको तोड़ेगी। एक तरफा जो चलते शेयर तो वैसे भी रिस्की होते हैं, तो आप टाइम दीजिए। और जुबिलेंट फूड के बारे में रही बात, तो कंपनी बढ़िया है, 460-70 रुपये मैंने दाम देखा था। नियर टर्म हेडविंड ज़रूर हैं, वो शुगर प्राइस बढ़ना, वीट प्राइसेस बढ़ना, और साथ साथ वीट, शुगर और ऑयल प्राइसेस बढ़ना, ये तीनों ही इस कंपनी के लिए इनपुट कॉस्ट हैं। वो शायद इनके मार्जिन्स को ख़राब भी करेगा, इनके मार्जिन्स डिस्टॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा मल्टीपल ईज आउट हुआ है, शेयर नीचे ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है। अगर पोस्ट प्री एडजस्टमेंट प्राइस देखूँ तो 400 रुपये के दाम से कहीं कहीं 2000 रुपये बैठता है, 2200-2300 रुपये दाम चल रहा है अभी। तो 2200-2300 का दाम ऐसा कोई ख़राब दाम नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा SIP के वे में इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में 1500, 1700, 1800 दिखा सकता है, इससे ज़्यादा क्या दिखाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड L&T, विनोद साहब, दोनों ही कंपनियाँ तो कोई डाउट नहीं है, कैपिटल गुड्स मेजर है, वो लिकर मेजर है, दोनों ही डोमिनेंट प्लेयर हैं। वो करीब 3-3.25 लाख करोड़ रुपए की उसकी ऑर्डर बुक है, और दूसरी कंपनी की करीब 72% के आसपास का मार्केट शेयर है प्रीमियम स्पेस के अंदर। उनकी पेरेंट इज़ Diageo, और उसकी पेरेंट ऑब्वियसली L&T खुद ही अपने आप को ओन करता है। तो दोनों ही क्वालिटी में तो कंसर्न नहीं है, लेकिन वो प्राइस को लेकर अगर आपको दिक्कत लगे तो आप एक बार वो कॉल ले सकते हो। L&T के केस में जिसकी तीनों सब्सिडरी, रादर चारों सब्सिडरीज, माइंट्री, L&T टेक, L&T इन्फोटेक और L&T होल्डिंग्स, इन सब का परफॉर्मेंस तो ठीक था और कंपनियां भी अच्छी हैं चारों। तो क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बस प्राइस होता है। अगर क्वालिटी कोई कंसर्न नहीं है तो प्राइस कंसर्न मानते हैं आप, तो प्राइस में SIP आप शुरू कर दीजिए दोनों में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लेते रहिए। तो उससे होगा क्या कि क्वालिटी इशू नहीं है, प्राइस भी इशू नहीं रहेगा, और नीचे मिल जाए। अगर लगे आपको वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं आप इसका, तो आप बड़ी क्वांटिटी में एक शॉर्ट में उठा लीजिए, या आपकी अगर पॉकेट अलाउ करते हो SIP का साइज़ बढ़ा दीजिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कोई कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी को लेकर एटलीस्ट आप एश्योर रह सकते हैं यहाँ पे। विच सेक्टर नॉट टू इन्वेस्ट नाउ, ये अच्छा सवाल है अनिल जी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी साइक्लिकल स्पेस के अंदर मत जाइएगा। साइक्लिकल स्पेस वो स्पेस होते हैं जहाँ पे बज़ बहुत होती है। मिसाल तौर पर कुछ दिन पहले रियल्टी में थी, शुगर में थी, मेटल में थी, उनमें मत जाइएगा। परपेचुअल वाले सेक्टर सबसे सेफ है और लार्ज कैप सबसे सेफ है। अच्छा, वो पेनी स्टॉक को अवॉइड करिएगा, 2 रुपये वाले, 4 रुपये वाले, 6 रुपये वाले, 12 रुपये वाले, कि इनकी टर्न अराउंड स्टोरीज हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं, सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं। तो उनको तो एटलीस्ट बची जाइए, ज़्यादा बेटर है। उनकी टर्न अराउंड स्टोरी होगी तो आपसे पहले बाजार को पता होगी, बहुत सारे लोगों को पता होगी, और वो 2 का ऑलरेडी 20 हो चुका होगा। तो और जो टर्न अराउंड होना है वो 20 में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जो एक तरफा मूव दिखाते हैं, अपर सर्किट पे सर्किट चलते हैं, व्हाट्सएप फ्लोट होते हैं, दोस्त यार बताते हैं, इनको आप ऐसे एटलीस्ट अभी अवॉइड करिए, और साइक्लिकल कंपनीज़ को एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अवॉइड करिए। बाकी जो परपेचुअल कंपनीज हैं, HUL, ITC, बाटा, कोलगेट, जिलेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, या ऑटो की जाइंट्स, या
IT जायंट्स, ये सब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती, एक दो बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मतलब जब बुरा दौर आता तो बहुत बुरे दौर तरीके से आता, तो वो बुरा दौर ही चल रहा है, बुरे तरीके से थोड़ा में ईज आउट हो जाएगा, वापस हो चलने लग जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। पैनिक है मार्केट में, लेकिन पैनिक में सेलिंग मत करिएगा, पैनिक में बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग एटलीस्ट मत करिएगा। आप ऐसा जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।